कमरे में सन्नाटा। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिनकी आवाज़ खिड़कियों से टकराकर डरावनी सीटी बजा रही थी। कमरे के बीचों बीच अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर 5-6 बच्चे रजाई में दुब के बैठे थे। सामने एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में एक अजीब सी गहराई, हाथों में एक लकड़ी की छड़ी। वो धीरे से खांसता है और अपनी शॉल ठीक करता है। आज रात ठंड बहुत है। इतनी ही ठंड थी उस रात भी, जब मुझे पहली बार यकीन हुआ कि हम इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। तुम लोग आज के ज़माने के बच्चे हो। बिजली है, हीटर है, मोबाइल है, फ़ोन है। लेकिन ये कहानी उन दिनों की है, जब मैं तुम लोगों जितना नहीं, बल्कि एक 25 साल का गभरू जवान था। खून गर्म था, और और डर नाम की चीज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं थी। लेकिन उस एक रात ने, उस एक काली रात ने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया। सुनना चाहोगे? डरोगे तो नहीं? बच्चे सिर हिलाते हैं। नहीं दादाजी। दादाजी मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कान में उदासी। बात 1975 की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। मेरी पोस्टिंग हुई थी हिमाचल की एक बहुत ही अंदरूनी इलाके में, जिसे लोग नीली घाटी कहते थे। नाम सुनने में जितना खूबसूरत था, वो जगह उतनी ही जानलेवा थी। दिसंबर का महीना था, तारीख भी शायद 24 या 25 दिसंबर। मुझे मुख्यालय से आदेश मिला कि जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने डाक बंगले में मुआयना करना है। जो बंगला अंग्रेजों के ज़माने का था, पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों ने मुझे मना किया। मुझे आज भी याद है, गांव का वो बूढ़ा सरपंच मेरे पास आया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा था, साहब जी, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो बंगले का कमरा नंबर 3 मत खोलना। मैं हंसा, जवानी का नशा था। मैंने कहा, बाबा, मैं सरकारी अफसर हूँ, भूतों से नहीं डरता। मैं अपनी जीप लेकर निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो आसमान को छू रहे थे। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, ठंडी बढ़ती जा रही थी। दोपहर के 3 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। धुंध इतनी घनी थी कि जीप के बोनट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 5 बजे मेरी जीप अचानक एक झटके के साथ बंद हो गई। मैंने कोशिश की, इंजन गर्म किया, लेकिन वो नहीं चली। मैं जंगल के बीचों बीच फंस गया था। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ और गड़ाता हुआ अंधेरा। सन्नाटा इतना था कि अगर बर्फ का एक टुकड़ा भी गिरता तो उसकी आवाज़ हथौड़े जैसी लगती। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो गाड़ी में ठुठुर कर मर जाऊं, या पैदल चलकर उस डाक बंगले तक पहुंच जाऊं। नक्शे के हिसाब से बस 2 किलोमीटर दूर था। मैंने टॉर्च निकाली, अपना कोट कसकर बंद किया और पैदल चल पड़ा। बर्फ मेरे घुटनों तक थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पैर पकड़कर नीचे खींच रहा हो। हवा कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई रो रहा हो। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मुझे धुंध के बीच एक काली छाया दिखी, जो डाक बंगला था। पत्थर का बना हुआ, विशाल और वीरान। उसके आसपास उसके आसपास के पेड़ सूख गए थे, जैसे उस जगह ने उनकी जान चूस ली हो। मैं गेट के पास पहुंचा। लोहे का गेट जंग खाया हुआ था। मैंने उसे धक्का दिया तो एक बहुत ही तीखी आवाज़ आई। उस आवाज़ से जंगल के कुछ कौवे उड़ गए और काँव काँव करने लगे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं, बस मेरी ही आवाज़ गूंजकर वापस आई। मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुला। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। अंदर का नज़ारा शाही लेकिन डरावना था।
पुराने ज़माने का फर्नीचर जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी, दीवारों पर लगे हिरन के सिर जिनकी कांच की आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। तभी मेरे पीछे से एक भारी आवाज़ आई, कौन? मैं उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में एक लालटेन थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, जैसे वो मोतियाबिंद हो गया हो। मैं संभलते हुए कहा, मैं नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ बोले मुड़ा और कहा, आइए साहब, आग जला दी मैंने। मुझे अजीब लगा, उसे कैसे पता था कि मैं आ रहा हूँ और वो इतना शांत क्यों था। खैर, ठंड इतनी थी कि मैंने ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। वो मुझे एक कमरे में ले गया। यह कमरा साफ था, अंगीठी में आग जल रही थी। जाते जाते उस चौकीदार ने रुक कर कहा, साहब, रात को अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, और गैलरी के आखिरी में जो कमरा है, कमरा नंबर 3, उधर मत जाना। वही चेतावनी जो सरपंच ने दी थी। मैंने पूछा, क्यों, क्या है वहाँ? वो कुछ नहीं बोला, बस एक अजीब सी हंसी हंसी और वहाँ से चला गया। उसकी हंसी दादाजी कांपते हैं, जो कि पत्तियों के कुचलने जैसी थी। रात के 10 बज चुके थे। मैंने अपने बैग से बिस्किट निकाले और खाए। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। खिड़कियां ऐसे खड़खड़ा रही थी जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़कर अंदर आना चाहता हो। मैंने सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। तभी मुझे लगा कि बाहर गैलरी में कोई चल रहा है। आवाज़ भारी जूतों की नहीं थी, वो आवाज़ थी पायल की। इस वीरान में इतनी रात को औरत! मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, हवा की आवाज़ होगी। मैंने रजाई मुंह तक खींच ली, लेकिन फिर आवाज़ मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। आग बुझने ही वाली थी। कमरे में परछाइयाँ लंबी हो रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत ही धीमी दस्तक, जैसे कोई बच्चा खटखटा रहा हो। साहब जी, साहब जी, एक औरत की आवाज़, बहुत ही मीठी, लेकिन उसमें दर्द था। साहब जी, दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, मेरा बच्चा खो गया है। मेरा तर्कवादी दिमाग जागा। मैंने सोचा कोई गांव की औरत होगी जो तूफान में फंस गई होगी। इंसानियत के नाते मुझे मदद करनी चाहिए। मैं बिस्तर से उठा, हाथ में टॉर्च ली। मैं दरवाजे की कुंडी खोलने ही वाला था कि मुझे चौकीदार की बात याद आ गई। दरवाज़ा मत खोलना। मेरा हाथ रुक गया। मैंने अंदर से ही आवाज़ दी, कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? बाहर से जवाब आया, साहब जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, बस थोड़ी देर आग तापने दीजिए। आवाज़ आवाज़ में इतनी कशिश थी कि मेरा हाथ खुद ब खुद कुंडी की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा, एक औरत से क्या डरना। मैंने कुंडी खोली और दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। दादाजी पानी का घूंट भरते हैं, बच्चों की सांसें अटकी हुई है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा। गैलरी में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। वहाँ कोई नहीं था, खाली, एकदम खाली। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई, कौन है? तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे नाजुक पैरों के निशान। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, वो निशान मेरे दरवाजे की तरफ नहीं आ रहे थे, वो मेरे दरवाजे से अंदर तरफ जा रहे थे। मतलब वो चीज़ बाहर नहीं थी, वो मेरे कमरे के अंदर आ चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं झटके से पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में, जहाँ अंधेरा सबसे गहरा था, अंगीठी के पास एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, जो फर्श को छू रहे थे।
वो भीगी हुई थी। पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, "अ, कौन हो तुम?" वो धीरे से हिली और फिर उसने गर्दन घुमाई। पूरी गर्दन 180 डिग्री। बच्चों, उसका चेहरा कोई चेहरा ही नहीं था। जहाँ आँख, नाक और मुंह होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ सपाट मांस था। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे देख रही है। और फिर उसके पेट से आवाज़ आई, वही मीठी आवाज़, "साहब जी, ठंड लग रही है।" मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में फंस गई। वो अपनी जगह से उठी। वो चल नहीं रही थी। वो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मैं पीछे हटा और गैलरी की तरफ भागा। मैंने दरवाज़ा अपने पीछे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो ताकतवर थी। और खैर, किसी तरह मैं बाहर गैलरी में निकला और पागलों की तरह भागने लगा। मैं सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गलियारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। वो छन छन की आवाज़ मेरे ठीक पीछे आ रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब मेरे पास सिर्फ बिजली कड़कने से होने वाली रोशनी थी। मैं जिस दरवाजे के पास गिरा था, उस पर लिखा था, रूम नंबर 3। वही कमरा जिसके लिए मना किया गया था। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। पीछे वो बिना चेहरे वाली औरत आ रही थी। मैंने कमरा नंबर 3 का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। जल्दी से कुंडी लगाई और दरवाजे से पीठ लगाकर बैठ गया, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता हुआ। अंदर सन्नाटा था। बाहर से उस औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा नहीं खटखटा रही थी, बस बाहर खड़ी होकर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी सांसें काबू में आई। मैंने माचिस जलाई। कमरा नंबर 3 बाकी कमरों में अलग था। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। बीच में एक पलंग था जिस पर कोई लेटा हुआ था। ऊपर से सफ़ेद चादर चढ़ी थी। मैंने मैंने सोचा शायद वो चौकीदार यहाँ सोता होगा। मैं उस पलंग के पास गया। "सुनो भाई," मैंने कहा, "बाहर कोई है, मुझे मदद चाहिए।" उस लेटे हुए इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ पकड़कर चादर हटाई। वहाँ जो था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ उस बिस्तर पर मैं खुद लेटा हुआ था। हाँ, मेरा अपना शरीर नीला पड़ा हुआ, आंखें फटी हुई, चेहरे डर से मौत हुई हो, और मेरे गले पर उंगलियों के काले निशान थे। मेरे दिमाग शून्य हो गया। अगर मैं वहाँ मरा पड़ा हूँ, तो मैं कौन हूँ? जो खड़ा हूँ वो कौन है? फिर मेरी लाश ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। उस लाश ने अपनी आंखें घुमाई और मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसके होठ हिले और आवाज़ आई, वही चौकीदार की, "मैंने कहा था ना साहब, कमरा नंबर 3 मत खोलना।" और तभी मुझे एहसास हुआ, वो चौकीदार, वो औरत, वो सब एक ही थे। वो सब छलावा था। यह कमरा कोई कमरा नहीं, बल्कि एक जाल था। जो भी यहाँ आता है, यह बंगला उसे अपना बना लेता है। मैं पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और अपना हाथ छुड़ाया। मैं खिड़की की तरफ भागा, कांच तोड़ा और दूसरी मंजिल से सीधे बर्फ में कूद गया। मैं कैसे भागा मुझे नहीं पता। मैं बर्फ में लुढ़कता हुआ गिरता पड़ता जंगल की तरफ भागा। मेरे पीछे से उस बंगले की खिड़कियों से सैकड़ों चीखें एक साथ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला जिंदा हो गया हो। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। मेरे सामने वही बूढ़ा सरपंच और पुलिस वाले खड़े थे। सरपंच ने कहा, "साहब, आप किस्मत वाले हैं। आज तक कोई उस बंगले से जिंदा वापस नहीं आया। हमें आप सड़क किनारे बेहोश मिले।" मैं उनसे चौकीदार के बारे में पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने अजीब नज़र से मुझे देखा और कहा, "साहब, वो बंगला तो
1950 में ही जलकर खाक हो गया था। वहाँ तो सिर्फ खंडर बचे हैं और वहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता। मैं सन्न रह गया। अगर वहाँ बंगला नहीं था तो मैं रात भर कहाँ था? वो कमरा, वो आग, वो बिस्तर, वो सब क्या था? डॉक्टर ने बताया मेरे शरीर पर ठंड के निशान हैं, लेकिन एक निशान ऐसा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दादाजी ने अपनी कलाई से शॉल हटाई और आस्तीन ऊपर की। देखो, बच्चे डरते डरते आगे झुकते हैं। दादाजी की कलाई पर काले पड़े हुए अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से पकड़ लिया हो। वो निशान 50 साल बाद भी ताज़ा लग रहे थे। ये निशान मुझे उसी लाश ने दिया था, मेरी अपनी लाश ने। उस रात मैं वहाँ से बच निकला, लेकिन मेरा एक हिस्सा, शायद मेरी जवानी, ये मेरी निडरता आज भी उस कमरा नंबर 3 में कैद है। उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैं कभी उस नीले घाटी वापस नहीं गया, लेकिन आज भी जब दिसंबर की ऐसी ही सर्द रात होती है, वो हवा, वो सीटी बजती है, तो मुझे कभी-कभी अपने कानों के पास वो आवाज़ सुनाई देती है। दादाजी अचानक चुप हो जाते हैं और अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करते हैं और कुछ सुन रहे हों। कमरे में एक कमरे में एकदम सन्नाटा है, सिर्फ आग की लपटे की आवाज़। दादाजी फुसफुसाते हुए, साहब जी दरवाज़ा खोलिए। अचानक एक चौकीदार की आवाज़ आती है। खिड़की हवा के झोंके से ज़ोर से खुली जाती है। सारे बच्चे चीख पड़ते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दादाजी ज़ोर से हंसते हुए, अरे डरो मत, बस हवा थी, सिर्फ हवा। फिर वो मुस्कुराते हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक चमक है। चलो अब सो जाओ, आग चलो अब सो जाओ, आग बुझने वाली है। और याद रखना, रात को अगर कोई अनजान आवाज़ पुकारे तो जवाब मत देना। और हाँ, रज़ाई के अंदर पैर ठीक से ढक लेना, क्या पता कब कौन उन्हें खींच ले।